अब जरा सुबह से लेकर शाम तक और कौन सी खबरें छाई रही, विस्तार से देखते हैं टॉप न्यूज में। तो कर्नाटक विधानसभा की 224 सीटों पर हुए चुनाव के लिए वोटों की गिनती कल होगी। काउंटिंग राज्य के 36 सेंटर्स में सुबह 8 बजे शुरू हो जाएगी। जी बिजनेस की टीम ने इसके कवरेज के लिए खास तैयारियां की है। जी बिजनेस पर आपको हमेशा की तरह मिलेगी कवरेज, कुछ हटके। हमारी टीम कल सुबह से तैनात होगी। हर काउंटिंग स्टेशन से डेटा इकट्ठा करके अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे, बहुत ही सटीकता और जिम्मेदारी के साथ। लगातार उसका एनालिसिस भी होगा, खास मेहमानों के साथ। दिन भर में जब स्थिति साफ हो जाएगी तब शाम 4 से 5 बजे के बीच होगा कर्नाटक के रिजल्ट्स का महामंथन। आप इस खास शो में जान पाएंगे कि कर्नाटक के नतीजों का देश की राजनीति के साथ साथ अर्थव्यवस्था और बाजार पर कैसा इंपैक्ट होगा। तो जरूर जुड़िएगा हमारे साथ कल सुबह से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज अपने गुजरात दौरे पर गांधीनगर में 4,400 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस मौके पर जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बीजेपी के लिए देश का विकास एक कन्विक्शन है, कमिटमेंट है। इसके पहले पीएम मोदी भारतीय शिक्षा संघ के अधिवेशन में शामिल हुए। पीएम ने अपने संबोधन में कहा कि गूगल से छात्रों को आंकड़े मिल सकते हैं, लेकिन फैसले तो खुद ही लेने पड़ते हैं। तकनीक से जानकारी मिल सकती है, लेकिन सही दृष्टिकोण शिक्षक ही दे सकता है। भारतीय कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह आज दिल्ली पुलिस के सामने पेश हुए। दिल्ली पुलिस ने बृजभूषण का बयान दर्ज किया। इसके साथ ही उनसे कुछ दस्तावेज भी मांगे गए। इस दौरान बृजभूषण ने अपने ऊपर लगे आरोपों को नकार दिया। दिल्ली पुलिस ने बताया कि डब्ल्यूएफआई के सहायक सचिव विनोद तोमर के बयान भी दर्ज हुए हैं। दिल्ली पुलिस के एफआईआर में विनोद तोमर भी आरोपी हैं। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवान के आरोपों की जांच के लिए महिला डीसीपी की निगरानी में 10 सदस्यीय एसआईटी का गठन किया है। बहुत जल्द एसआईटी दोबारा बृजभूषण से पूछताछ कर सकती है। महाराष्ट्र सरकार ने मुंबई के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह के खिलाफ लगे तमाम आरोप हटा लिए हैं। महाराष्ट्र सरकार ने परमबीर सिंह के सस्पेंशन आदेश को भी वापस ले लिया है। साथ ही सरकार ने परमबीर सिंह के सस्पेंशन पीरियड को भी ऑन ड्यूटी माना है। परमबीर सिंह को मार्च 2021 में एंटीलिया बम केस के बाद कमिश्नर पद से हटाया गया था। जांच के दौरान परमबीर सिंह ने तत्कालीन गृह मंत्री अनिल देशमुख पर अवैध वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे। फिल्म एक्टर शाहरुख खान के बेटे आर्यन खान को ड्रग्स केस में गिरफ्तार करने वाले मुंबई एनसीबी के पूर्व रीजनल चीफ समीर वानखेड़े के घर सीबीआई ने छापा मारा है। एजेंसी ने मुंबई, दिल्ली और रांची और कानपुर में 29 ठिकानों पर छापेमारी की। मामले में 3 अन्य लोगों के खिलाफ भी कार्रवाई हुई है। सीबीआई ने समीर वानखेड़े और अन्य पर क्रूज ड्रग्स केस में भ्रष्टाचार का केस दर्ज किया है। ये छापेमारी उसी केस में की गई है। आपको बताएं कि आर्यन खान को ड्रग्स लेने के आरोप में एनसीबी ने गिरफ्तार किया था। इसके बाद वानखेड़े पर पैसे लेने के आरोप लगे थे। अग्निपथ योजना के तहत भारतीय सेना में 4 साल पूरा करने वाले अग्निवीरों को इंडियन रेलवे ने बड़ा तोहफा दिया है। रेलवे ने अग्निपथ योजना के तहत रिटायर्ड अग्निवीरों को अपने विभिन्न विभागों के तहत सीधी भर्ती में नॉन गेजेटेड पदों पर 15% आरक्षण देने का फैसला किया है। साथ ही अग्निवीरों को आयु सीमा और फिटनेस टेस्ट में भी छूट दी जाएगी। सूत्रों ने बताया कि रेलवे सुरक्षा बल में भी अग्निवीरों के लिए एक आरक्षण नीति विचाराधीन है। सूत्र बता रहे हैं कि रेलवे लेवल 1 और लेवल 2 के पदों पर 10% और 5% आरक्षण प्रदान करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने वाराणसी के ज्ञानवापी मस्जिद में मिले कथित शिवलिंग के कार्बन डेटिंग और साइंटिफिक सर्वे कराने का आदेश दिया है। न्यायमूर्ति अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने एएसआई को आदेश दिया है कि शिवलिंग के अपर पार्ट का सर्वे करें। 10 ग्राम से ज्यादा हिस्सा उसमें न लिया जाए। ये शिवलिंग ज्ञानव्यापी मंदिर परिसर में 16 मई 2022 को वुजू खाने में मिला था। साइंटिफिक सर्वे के जरिए यह पता लगाना होगा कि बरामद हुआ कथित शिवलिंग कितना पुराना है, यह वास्तव में शिवलिंग है या कुछ और। दिल्ली सरकार और उपराज्यपाल के बीच की तकरार एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंची है। कल ही सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि उपराज्यपाल को दिल्ली सरकार की सलाह पर काम करना होगा। ट्रांसफर पोस्टिंग राज्य सरकार के हिसाब से होंगे। यह आदेश आने के कुछ देर बाद सीएम अरविंद केजरीवाल ने सर्विस सेक्रेटरी आशीष मोरे को हटा दिया था। दिल्ली सरकार का आरोप है कि एलजी ने आशीष मोरे के खिलाफ लिए गए इस फैसले पर रोक लगा दी। दिल्ली सरकार का कहना है कि केंद्र सरकार उसके सेवा सचिव के तबादले की पहल नहीं कर रही है। सुप्रीम कोर्ट दिल्ली सरकार की याचिका पर सुनवाई करने को तैयार हो गया है।
सीबीएसई ने आज 12वीं बोर्ड एग्जाम के रिजल्ट जारी किए हैं। इस साल कुल 87.33% स्टूडेंट्स पास हुए हैं। 12वीं में 90.68% लड़कियां और 84.67% लड़के पास हुए हैं। त्रिवेंद्रम रीजन 99.91 पास परसेंटेज के साथ टॉप पर है। सीबीएसई बोर्ड ने कहा कि रिजल्ट के साथ स्टूडेंट्स की फर्स्ट, सेकंड और थर्ड डिवीजन की जानकारी नहीं दी जाएगी, साथ ही मेरिट लिस्ट भी जारी नहीं होगी। सब्जेक्ट वाइज सबसे ज़्यादा नंबर हासिल करने वाले 0.1% स्टूडेंट्स को क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट दिया जाएगा। कलकत्ता हाई कोर्ट ने पश्चिम बंगाल के सरकारी स्कूलों में 36,000 प्राइमरी स्कूल टीचर्स की सर्विस खत्म करने का आदेश दिया है। जस्टिस अभिजीत गांगुली की बेंच ने कहा कि पश्चिम बंगाल प्राथमिक शिक्षा बोर्ड इन खाली पदों को भरने के लिए 3 महीने के अंदर नई भर्तियां करे। जस्टिस गांगुली ने इन सभी शिक्षकों को केवल पैरा टीचर यानी अस्थायी शिक्षक के रूप में अगले 4 महीने के लिए स्कूल लौटने का आदेश दिया। और आइए शुरू करते हैं आज की कवर स्टोरीज। गो फर्स्ट यात्री अब तक रिफंड का इंतजार कर रहे हैं और इसी बीच उन पर दूसरी मार पड़ चुकी है। दूसरी एयरलाइंस ने बिजी रूट्स पर किराया 10 गुना तक बढ़ा दिया है। ऐसे में हर तरफ से कंज्यूमर को झटका लगा है। खास बात यह है कि गर्मी की छुट्टियां चल रही हैं और ज्यादातर लोग खास जगहों पर घूमने का प्लान बना रहे हैं और यही वजह है कि फ्लाइटें कम हैं और यात्री ज्यादा। इसका फायदा सीधे तौर पर एयरलाइंस कंपनियां उठा रही हैं। जब गो फर्स्ट की सेवाएं शुरू थीं तब रोजाना श्रीनगर, लेह, गोवा, अमृतसर, बागडोगरा जैसी कई हॉलिडे डेस्टिनेशंस पर सस्ते में टिकटें मिल जाया करती थी, लेकिन फ्लाइट बंद होने की वजह से अन्य फ्लाइट्स में 90% तक बुकिंग फुल हो गई है। यही नहीं, दिल्ली श्रीनगर, मुंबई गोवा, दिल्ली मुंबई, दिल्ली लेह, बहुत सारे रूट्स ऐसे हैं जहां पर लगातार प्राइस जो हैं वो 3 से 10 गुना तक बढ़ गए हैं। अब सवाल ये है कि क्या वाकई में एयरलाइंस कंपनी को, जब वो देख रहे हैं कि एक एयरलाइंस के बैठने से कई यात्री ऑलरेडी परेशान हैं, उनके रिफंड का कोई मैकेनिज्म दिख नहीं रहा है, तो ऐसे में क्या अनाप शनाप दाम बढ़ाकर प्रॉफिट कमाना क्या एथिकल है, क्या उचित लगता है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है, इस पर करेंगे हम चर्चा। लेकिन उससे पहले कहां किस किस रूट पर कितने प्राइस बढ़े हैं, इस पूरी डिटेल के साथ मेरी सहयोगी एकता सूरी मौजूद है। जी बिल्कुल, गो फर्स्ट के साथ जिन्होंने अपनी टिकट्स बुक की थी, एयर टिकट्स, अब उनकी मुश्किलें जो हैं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। सबसे पहले तो रिफंड नहीं मिल पा रहा। दूसरा, अगर वो लास्ट मिनट अपनी कोई टिकट बुक भी करवाना चाहें किसी दूसरी एयरलाइंस के साथ, तो उन एयरलाइंस के टिकट प्राइजेस के दाम 3 से 10 गुना तक बढ़ चुके हैं। एक बहुत सिंपल एग्जाम्पल देती हूँ। किसी अच्छे दिन अगर आप दिल्ली ले की टिकट देखते हैं तो 3000 के आसपास भी वो टिकट मिलती है, लेकिन इस समय लास्ट मिनट बुकिंग जो है वो 55,000 भी वन वे क्रॉस कर चुकी है। और भी अगर आपको लास्ट मिनट करवाना है तो 1 लाख से ऊपर जा सकता है और 1 लाख के अंदर तो लोग यूरोप का रिटर्न टिकट ले लेते हैं। ऐसे में बाकी रूट्स की बात करें, क्योंकि गो फर्स्ट की जो नॉन स्टॉप डेली फ्लाइट्स है वो कई टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की तरफ है और वो फ्लाइट्स जनरली लोगों को सस्ती पड़ रही थी। इसमें मैं एग्जांपल दे रही हूँ, जैसे अभी लेह का, फिर जम्मू है, श्रीनगर है, अमृतसर है, बागडोगरा है, गोवा है, केरल है, यानी कि ये सब डेस्टिनेशंस जो टूरिस्ट डेस्टिनेशंस काउंट होती है। इसमें गोवा और केरल अगर छोड़ भी दे तो बाकी हिल स्टेशंस हैं जिनकी डिमांड गर्मियों के सीजन में काफी बढ़ जाती है। लास्ट मिनट अगर आप अपना ट्रिप ड्रॉप करने का सोचते भी हैं तो आपकी होटल बुकिंग के पैसे गए अगर आपने वो दिए हुए हैं, या फिर एक्सकर्शंस के पैसे गए, और अगर रिटर्न टिकट आपने वापसी की टिकट किसी और एयरलाइन से करवाई है तो उसके पैसे भी गए। और अगर आप सोचते हैं कि चलिए दूसरी एयरलाइंस के साथ हम करवा लेते हैं, तो अगर एक इंसान की ही जो टिकट वो पहले 5000 में खरीद चुका है, आज उसको वो 55,000 तक लास्ट मिनट मिल रही है, तो सोचिए पूरी फैमिली कैसे अपना ये टिकट अफोर्ड कर पाएंगे। यानी कि अगर आपको हवाई यात्रा करनी है तो इन दिनों टूरिस्ट डेस्टिनेशंस की एयर टिकट्स आसमान छू रही हैं, सिर्फ गो फर्स्ट के ही पैसेंजर्स के लिए नहीं बल्कि आम लोगों के लिए ही। यानी कि मुश्किलें हर तरफ से हैं। आप अपना ट्रिप कैंसिल कर पा रहे हैं, दूसरी बुकिंग्स के पैसे जाते हैं, और अगर आप उसको कंटिन्यू करते हैं तो 10 गुना आप ज़्यादा पैसे भी दे सकते हैं, और इसके अलावा रिफंड की मुश्किलें वो अलग। बिल्कुल, और इसीलिए हम कह रहे हैं ना कि दोहरी मार पड़ी है यात्रियों पर। एक तो हाथ खाली हैं, सारे पैसे गए, वापस आने का कोई उम्मीद लग नहीं रहा है कि कहीं से आएंगे। हमने बहुत सारे एक्सपर्ट से बातचीत कर ली, कोई ऐसा लीगल विंडो बचा नहीं है जिससे हम कह सकें कि बिल्कुल आश्वस्त होकर आपके पैसे वापस मिलेंगे।
तो एक विंडो तो ये बंद हुई, और दूसरी एयरलाइंस ने 10-10 गुना तक किराया बढ़ा दिया है। तो फिर ऐसे में आम कंज्यूमर जाए तो जाएगा। ज्योति मयाल जी इस वक्त हमारे साथ हैं, प्रेसिडेंट हैं TAAI यानी कि ट्रैवल एजेंट एसोसिएशन ऑफ इंडिया की। ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। जो यात्रियों का हाल है वही हाल आपका भी है मैम, या हमारा उससे भी बदतर है। अच्छा, क्या परेशानी हो गई मैम? हमारी परेशानी है कि हम इतने सारे एजेंट्स हैं हमारे एसोसिएशन में जो टिकटिंग करते हैं, तो उनका तो पैसा, कंज्यूमर की तो एक टिकट फंसती है, पर हमारी तो हजारों लाखों में टिकटें फंसती हैं। तो इस टाइम पे जो मेरे 2000 मेंबर्स हैं, उनका कम से कम 500 करोड़ रुपया है जो गो फर्स्ट में देना है, जो उनके वॉलेट्स में पड़ा है और जो उनके रिफंड्स में पड़ा है। 500 इसके आगे करोड़? हम बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, और ये पहली बार तो हो नहीं रहा हमारी कंट्री में, ये तीसरी बार बहुत रिसेंटली हो रहा है। जो पहले हमारी 2 एयरलाइंस जेट एयरवेज और किंगफिशर जा चुका है, जिससे हमारे को बहुत ही मुश्किल हो रही है। अभी कोविड के बाद अभी हम नया बिजनेस करना शुरू कर रहे थे, जिसका हमें ऐसा मतलब हमारे एकदम कियोस हो गया हमारी इंडस्ट्री में फिर से। और जो ट्रैवल एजेंट सर्वाइव करने की कोशिश कर रहे थे, ये बड़ी एयरलाइंस हमारा पैसा लेके अब फिर कोर्ट में चली जाती हैं, और जाती भी इस टाइम पर है जहां पे पीक सीजन हो, so that they are actually seeking for voluntary insolvency during the time when the flights were literally 93% of Go First was chock-a-block with load capacity. So I think ये सब देखते हुए हमें लगता है कि there should be a new model coming up. हम इसमें हमारे मंत्री जी सिंधिया जी को मिले और उनसे हमने बातचीत करी कि हम लोग को पूरा एनवायरनमेंट कैसे चेंज करना चाहिए, और हमें क्या मॉडल लाना चाहिए, क्या रेगुलेटरी बॉडी लानी चाहिए, रिफंड्स को कैसे देखना चाहिए, ये सब हमारे उनके साथ चर्चा चल रही है। बट इट्स टाइम दैट वी एक्ट नाउ एंड गो बियॉन्ड ओनली जस्ट नहीं, उनसे तो आपकी बात हुई होगी फ्यूचर के लिए कि फ्यूचर में क्या हो, लेकिन ये जो आप बता रहे हैं 500 करोड़ जो ट्रैवल एजेंट्स के फंसे हुए हैं, और कोविड के बाद जैसा हमने कहा था सबसे पहली मार जो पड़ी वो टूर एंड ट्रैवल इंडस्ट्री पर पड़ी, सबसे पहले वही बंद हुई और खुलने का नंबर आया सबसे लास्ट में। तो बहुत बड़ा पैच था जिस पर सबसे ज्यादा मार पड़ी हमारे टूर एंड ट्रैवल एजेंट्स को। लेकिन उसके बाद जैसे जैसे ओपन अप हो रहा था, कुछ लगा कि कुछ रिकवरी होगी, तब तक 500 करोड़ ये पहले से कैसे दे देते हैं आप लोग मैम? कुछ ये क्या मैकेनिज्म होता है, जरा समझाइए हमको। जी, ये जो हमारा मैकेनिज्म है लो कॉस्ट एयरलाइंस का, आई थिंक ये बहुत ही गलत मैकेनिज्म है जो एक एग्जिस्टेंस में आ गया और इसको सब एयरलाइंस अडॉप्ट कर रही हैं। तो ये हम लोग एडवांस देते हैं इनको एयरलाइंस को। एक्चुअली अगर देखा जाए तो ये एयरलाइंस हमारे पैसे पे भी बहुत उड़ रही हैं, बिकॉज हम एडवांस जमा कराते हैं जो एक वॉलेट में जाता है और उससे वो डिप्लीट होता जाता है जितनी बार हम टिकटें इशू करें, और उसी में से यूज होता है। इसलिए हमारे एडवांसेस उनके वॉलेट में इतने सारे पड़े हुए हैं क्योंकि इतना पीक सीजन था इस टाइम पे। तो इसलिए हमें सबसे ज्यादा दुविधा तो ये है कि हमारा वो पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा। और आपने अगर देखा होगा कि एयरलाइंस हमेशा एक, और गो फर्स्ट ने भी यही किया, उन्होंने न्यूज़पेपर में और मीडिया के जरिए सबसे पहले ये बोला कि हम रिफंड्स दे देंगे कंज्यूमर को, और हम एजेंट्स जो टिकटों एजेंट से बनी है हम उनको रिफंड देंगे, आप ले लीजिए। पर उनको एजेंट कंज्यूमर को ये समझाना बहुत मुश्किल है, हमारे ट्रैवलर्स को ये समझाना बहुत मुश्किल है कि वो हमें कैश रिफंड नहीं मिलता है, उसी वॉलेट में वो पैसा वापस चला जाता है। तो वो पैसा हमारे बैंक में आना चाहिए जो हमें नहीं मिलता, हमारे क्रेडिट शेल में रहता है। तो इसलिए हमारे ऊपर तो डबल प्रभाव पड़ता है। एक तो हमारा पैसा एयरलाइन के साथ फंस जाता है, दूसरा हमारे जो कस्टमर है वो हमें कार्ड के पेमेंट दे देता है, बड़े कॉर्पोरेट्स हैं वो कार्ड के पेमेंट दे देते हैं क्योंकि मीडिया में ये बात ऑलरेडी चली होती है। सो आई थिंक वी आर स्ट्रगलिंग अंडर अ ड्यूअल way of working, and this is the wrong policies and wrong comments that are made in media, and we really need to act on it. And thank you for actually asking me this question, because most of the people and even the government doesn't know how the low cost really works to tell them that how it should be protected and how the agents can be protected. मैं 500 तो कम नंबर बोल रही हूँ because मैं अपने मेंबर्स की बात कर रही हूँ। एक्चुअली वी आर सेइंग समथिंग लाइक 900 करोड़। बाप रे बाप। और एक चीज और होगा, अब कंज्यूमर भी आपको पकड़ रहा होगा, कंज्यूमर भी आपके बोल रहा होगा कि आप हमें पैसा दो, एयरलाइंस तो देगी नहीं। बिल्कुल, यही तो मैं आपसे कह रही थी कि कंज्यूमर हमारे सिर पे आके खड़ा हो जाता है। हमारे ऑफिस में बस घंटी बजनी बंदी नहीं होती है कि मीडिया में क्योंकि आ गया कि गो एयर हम रिफंड दे रहे हैं तो आप हम पैसा दीजिए। हम जितना मर्जी बोल लें, क्योंकि हमारी इंडस्ट्री अभी भी बहुत कॉर्पोरेट्स के साथ काम करती है और लोगों के साथ अपने काम करती है, जहाँ क्रेडिट सिस्टम भी बहुत भारी है, तो हमारा पैसा कट जाता है और हम लोग के लिए बहुत मुश्किल हो जाती है। सो आई थिंक द एंटायर इंडस्ट्री वी नीड टू रिवैम्प
and we need the Absolutely. government support to bring in a strong regulatory body for this. एब्सोल्युटली। अब बहुत देखिए, हम पहले भी कह रहे हैं कि देखिए इतने बड़े देश में जहां पर एविएशन सेक्टर इतना शानदार चल रहा था, उतने बड़े देश में अगर कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, चलती फिरती एयरलाइंस अगर ग्राउंड हो जाए उसके बाद रिफंड का कोई मैकेनिज्म ही नहीं है, तो बड़ी बड़ी स्टेट ऑफ सॉरी की स्थिति है। और सबसे बड़ी बात ये, हम गवर्नमेंट से बार बार दरख्वास्त क्यों कर रहे हैं कि प्लीज कुछ कीजिए, कि 10 साल में ये तीसरा वाकया है। जी, आपके पास एक अनुभव होना चाहिए था। पिछले दोनों केसेस में पैसा रिफंड नहीं हुआ, पैसा नहीं मिला लोगों को, तो कम से कम तीसरी मर्तबा तो आपको तैयारी कर लेनी चाहिए थी कि एजेंट्स का और आम यात्री का पैसा कैसे मिलेगा। अब कैसे यकीन करें हम एविएशन की ग्रोथ इंडस्ट्री पर, कैसे हम एविएशन को एक ब्रांड के रूप में दुनिया के सामने रखेंगे जब हमारी स्थिति ये है। तो इस पर गवर्नमेंट को तो एक्शन लेना चाहिए। मेरी बहुत बात हुई ज्योति जी, बड़े बड़े वकीलों से लेकर एविएशन एक्सपर्ट्स भी मेरे शो पर आए। अनफॉर्चुनेटली सब सॉरी बोल के चले गए कि दीपक मुश्किल है, नहीं हो पाएगा। मुझे बताइए कि ट्रैवल एजेंट्स के लिए कुछ है, क्योंकि सुनने में आया था कि आप लोग एनसीएलटी जाएंगे और वहां पर कुछ दरख्वास्त करेंगे, तो कुछ विंडो आपके लिए बची है कि नहीं? हमारे लिए विंडो क्या है, एनसीएलटी जो है, जो प्रोटेक्शन का है, वो बहुत डिफरेंट सिस्टम से चलता है और हम लोग लास्ट में आते हैं बिल्कुल, क्योंकि हमारे को इतना कहीं भी इतना भाव नहीं मिलता। तो हमारे को लगता है कि जो हमारी जो चेंजेस आनी चाहिए इंडस्ट्री में, ये एक डायरेक्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट ही आनी चाहिए। जो मैं सिंधिया जी से कल भी बोल के आई कि हमें किसी तरीके से, मैं ये फॉरवर्ड थिंकिंग अगेन बोल रही हूँ कि कहीं एक और ना कोई डिफॉल्ट हो जाए। और क्योंकि ये इंडस्ट्री इतनी ग्रो कर रही है और हमारे रोज बोला जाता है कि इतने एयरपोर्ट बन गए, इतने एयरपोर्ट, हम 220 एयरपोर्ट्स बना देंगे अनदर 5 years में। तो जब आप इतनी कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं, एयरलाइंस 1500 कह रहे हैं फ्लाइट्स होंगी डेली, आज 700 है सिर्फ। तो ये सब जब होगा तो आई एम श्योर देयर विल बी मोर डिफॉल्ट्स। सो वी हैव टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट दोस डिफॉल्ट्स एंड वी नीड टू ब्रिंग इन सम इंश्योरेंस पॉलिसी और एस्क्रो अकाउंट में पैसा रखा जाए इनका। हम लोग एयरलाइन को काम करने के लिए या एडवांस पैसा देते हैं या हम उनको जॉइंट बैंक गारंटी या इंश्योरेंस देते हैं। अगर हम देते हैं, जिनका बिजनेस तो वो इतने सारे लोगों के साथ कर रहे हैं और उनका जो वॉल्यूम है इतना बड़ा है कि जब वो हमारा पैसा लेके जाते हैं तो हम लोग सब बिखर जाते हैं। सो आई थिंक वी नीड दैट सपोर्ट टू चेंज द होल environment of this industry, and that is what we need to do. Otherwise, I from Jet Airways, I'm sorry to say that हमें जो refund NCLT के through मिला था, it was just a small amount of 8% of whatever was due. 8% से, I mean, it's useless. We don't even want that money. 8% doesn't help us anyway. So how do we really go about it? हम भी बहुत वकीलों से बात कर रहे हैं और गवर्नमेंट से भी बात कर रहे हैं, and we will be taking an action soon on how we move forward. क्योंकि हमारे एयरलाइंस शुरू भी हो जाए आज, तो हमारे क्रेडिट शेल यूज होंगे, ये अभी क्वेश्चन मार्क है। और जब एयरलाइन शुरू हो भी गई, नहीं ज्योति जी, बात ये है कि एयरलाइन शुरू हो भी गई तो सबसे पहले एक एयरलाइंस को चलने के लिए, उड़ने के लिए उसके पास बुकिंग आनी चाहिए। अब ऐसी साख के साथ, ऐसी इमेज के साथ कौन इनके टिकट्स लेगा? नंबर 1। नंबर 2, ये क्या वापस अपनी एयरलाइन जो है वो शुरू करेंगे नुकसान, एक और नुकसान के लिए? तो मुझे नहीं लगता है, जो मेरी बात जहां तक हुई है, अच्छी बात है अगर शुरू होती है, तो मुझे नहीं लगता है कि अभी ऐसी कोई परिस्थिति बन पा रही है कि ये दोबारा उड़ पाएंगे। लेकिन अगर उड़ भी गए तो ये लॉसेस में रहेंगे, लॉसेस की भरपाई कब आएगी, तो बहुत मुश्किल है। ऐसे में बार बार कह रहे हैं कि गवर्नमेंट अगर चाहे, गवर्नमेंट चाहे तो एक ऑर्डिनेंस लेकर आ सकती है, कानूनों में बदलाव कर सकती है, स्पेशल प्रावधान कर सकती है, बहुत कुछ कर सकती है। 900 करोड़ ऐसे देखा जाए तो बहुत ज्यादा है एक आम यात्री और ट्रैवल एजेंट्स के हिसाब से, लेकिन ऐसे देखा जाए कि आपको इमेज अगर बचानी है अपनी, तो 900 करोड़ कुछ भी नहीं है, आप दे सकते हैं कुछ मैकेनिज्म बना के। इसलिए गवर्नमेंट से हम बार बार दरख्वास्त कर रहे हैं कि प्लीज इंटरफेयर कीजिए, कुछ ना कुछ लाइए। एक इंपॉर्टेंट बात और है, ये गो एयर मत भूलिए कि अफोर्डेबल एयरलाइंस थी। जो सबसे गरीब आदमी होता है ना, और जो कमा के थोड़ा सा बीपीएल श्रेणी से मिडिल क्लास में अभी अभी आया है, नया आया है, उसके एस्पिरेशंस उफान मार रही हैं, वो ट्रेन से अभी अभी पहुंचा है प्लेन पर। वो जो क्लास है जिसको हमें और उठाना है आगे और आगे ले जाना है, ये वो लोग हैं जो टिकट खरीदते हैं और उन्हीं पर वार हुआ है। तो सोच लीजिए, मैं गवर्नमेंट से इसलिए कह रहा हूं कि सोचिए कितना इंपॉर्टेंट है इन लोगों की मदद करना, और इन लोगों के साथ साथ हमारे ट्रैवल एजेंट्स की भी मदद करना। बहुत संक्षेप में जेस्चर कैसा था, बॉडी लैंग्वेज कैसी थी मंत्री जी की,
लाचारी वाली तो नहीं थी, कुछ लगा उनको देख के कि करेंगे? नहीं, उन्होंने हमें बहुत अश्योर किया कि हम फिर से मिलेंगे और मिलते रहेंगे लगातार इस इंडस्ट्री को ठीक करने के लिए। पर हम होप करते हैं कि दिस इज नॉट ओनली अ टॉक एंड वी वांट टू मूव फॉरवर्ड विद दैट, बिकॉज हम तो अपने प्रधानमंत्री जी को भी एक ही चीज बोलते हैं, हमें एक ईज ऑफ बिजनेस दे दीजिए जो हम करना चाह रहे हैं, हमें प्रोटेक्शन दीजिए कि हम ये इंडस्ट्री को बढ़ा सकें, क्योंकि हमें भी मालूम है कि टूरिज्म इंडस्ट्री से कितना जीडीपी का असर आता है। वी आर लिटरली द स्ट्रॉन्गेस्ट वेयर जीडीपी इज कंसर्न्ड एंड वी जनरेटेड लिटरली like 13.2 lakh crore rupees even in this time of last year. So I think it's time for them to restructure the tourism and aviation industry so that it becomes, of course, profitable much more, and we do businesses without having a sword on our heads, actually. I think that is what we need to be seen, and I'm very hopeful that this will happen, at least this time. आगे तो क्या कहेंगे हम, जब तक हमें कुछ मिलेगा नहीं। आगे बहुत कुछ सीखना इनको, अगर अभी नहीं सीखे तो कब सीखे? अब डीजीसीए को तुम कितना बोले कि आप उनकी वित्तीय स्थिति की निगरानी क्यों नहीं कर रहे थे, आपने कैसे होने दिया? दूसरा, जैसा आप बता रहे हो, पीक सीजन में जब 93-94% कैपेसिटी जो है उनकी फुल है, तब जाके वो प्लान्ड इंसॉल्वेंसी में जा रहे हैं। अब आप सोचिए कि कोई इस बात की तैयारी कर रहा है कि साहब मैं तो डूब गया, अब मैं कुछ नहीं कर सकता, और मैक्सिमम जितना हो सकता था उनके पास पैसा था। तो थोड़ा ये दीपक जी, जैसे आपने शुरू में बोला कि सबसे ज्यादा जो ले, गोवा, यहाँ इनबाउंड बहुत आ रहा था, फॉरेनर्स बहुत आ रहे थे जिनकी फ्लाइटें कैंसिल हुई हैं बिकॉज उनकी बुकिंग्स थी, और ये हमारे इनबाउंड पे कितना अफेक्ट कर रहा है आप ये भी देखिए। बिल्कुल पड़ेगा मैम, बिल्कुल, क्योंकि वो आप ले ही नहीं सकते टिकट किसी और एयरलाइन पर। एब्सोल्युटली, यू नो दे आर सो एक्सपेंसिव। आप ही बोल रहे हैं 50-50 हजार की टिकटें जा रही हैं जहाँ पे रश लेके जा रही है जी। तो ये तो गवर्नमेंट देखना पड़ेगा कि प्रोटेक्शन कैसे लाएंगे एक कंज्यूमर की, और हम ट्रैवल एजेंट भी कंज्यूमर हैं। वो भी कंज्यूमर है, बिल्कुल कंज्यूमर है, वो हमारे कंज्यूमर हैं, हमारे जॉब क्रिएटर्स हैं, इस देश की अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के बड़े मजबूत पिलर्स हैं। तो सबका देखना पड़ेगा, और ये जो परिस्थितियां हैं, ये मुझे लगता है कि ऐसी परिस्थितियां नहीं मिलेंगी आपको कोई बड़ा डिसीजन लेने के लिए। ये एकदम पर्याप्त परिस्थितियां हैं, और अगर आपने अभी डिसीजन नहीं लिया गवर्नमेंट ने, तो फिर मुझे लगता है कि लोगों का भरोसा टूटेगा। इसलिए उम्मीद करते हैं कि जल्दी एक इंपॉर्टेंट फैसला आए। बहुत बहुत शुक्रिया ज्योति जी, ऑल द बेस्ट, आप लड़ाई जारी रखें। हम भी ट्रैवल एजेंट्स और कंज्यूमर्स की लड़ाई हम भी जारी रखे हुए हैं यहाँ से, तो देखते हैं कुछ पॉजिटिव आउटकम्स आए। थैंक यू सो मच। चलिए, आज एक और कंज्यूमर से जुड़ी हुई बहुत महत्वपूर्ण खबर। जल्द ही आम उपभोक्ता को महंगी दवाइयों से राहत मिल सकती है, कम से कम उन दवाइयों पर जिनके पेटेंट पूरे हो चुके हैं। केंद्र सरकार ने ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर में संशोधन कर दिया है। ड्रग प्राइस कंट्रोल संशोधन 2023 के मुताबिक जिन दवाओं का पेटेंट खत्म हो चुका है उनके दाम घटाए जाएंगे। इस कदम से पेटेंट खत्म हो चुकी महंगी दवाएं 50% तक सस्ती हो सकती हैं। आपको बताएं कि डीपीसीओ 2023 के मुताबिक पेटेंट खत्म होने के बाद नए सिरे से रेट तय किए जाएंगे। इसके अलावा 1 साल के बाद मौजूदा फॉर्मूले के अनुसार रिवीजन किया जाएगा। पहले तय सीलिंग प्राइस को 50% तक कम करके नई दरों को तय किया जाएगा। यह नया मैकेनिज्म होगा, और नोटिफिकेशन में यह भी कहा गया है कि नई दरें तय करने के दौरान पेटेंट वाली कंपनी और उसके द्वारा लाइसेंस दी गई कंपनी को इस प्रोसेस से बाहर रखा जाएगा। इसके साथ ही एक ही कंपनी के अलग अलग ब्रांड्स की कीमतों को तय करने के लिए नए फॉर्मूले पर विचार किया जा रहा है। अभी तक क्या होता था, अभी तक कंपनियां जो प्रोडक्ट बना रही हैं उसकी एवरेजिंग की जाती थी। अब उसी कंपनी के न्यूनतम कीमत वाले ब्रांड के आधार पर एवरेज प्राइस नहीं निकाला जाएगा अब नया प्राइस तय करने के लिए, बल्कि जो सबसे कम होगा, न्यूनतम कीमत वाला जो ब्रांड होगा, उसी के आधार पर प्राइस तय करने की योजना बनाई जा रही है। यानी कि वही आधार होगा जो मिनिमम प्राइस होगा। तो भले ही पेटेंट वाली दवाओं की कीमतों में कमी आ जाए, लेकिन ज्यादातर उपभोक्ताओं की समस्याएं और भी हैं। कंज्यूमर का कहना है कि जब वो किसी अस्पताल में अपना इलाज करवाते हैं तो डॉक्टर किसी विशेष कंपनी की मेडिसिन लिख देते हैं। इसकी कीमत बाजार में ज्यादा होती है, बहुत ज्यादा होती है, क्योंकि खास तरह का ब्रांड उनको प्रिस्क्राइब किया जाता है। जबकि सेम फॉर्मूला वाली मेडिसिन दूसरी कंपनियों की कम कीमत पर दवाइयां बेचती हैं, लेकिन आदमी को भरोसा नहीं होता, क्योंकि डॉक्टर साहब ने तो यही लिखा है, इसलिए वो भरोसा नहीं कर पाता, और वो केमिस्ट के कहने के बावजूद वही दवा ढूंढते रहता है जो उसको कहा गया है, और वो अक्सर या तो मिलती नहीं है, किन्हीं खास जगहों पे मिलती है, और बहुत महंगी मिलती है।
मजबूरी में पेशेंट को डॉक्टर द्वारा लिखी महंगी दवाई ही खरीदनी पड़ती है। कई बार तो ऐसा भी देखा गया है कि डॉक्टर जो दवा लिखते हैं वो उसी अस्पताल या मेडिकल स्टोर में मिलती है, वही पर्टिकुलर, और प्राइवेट अस्पताल है तो उन्हीं का अपना मेडिकल स्टोर होगा, वहीं वो दवा मिलेगी और उसकी कीमत जो होगी वो चुकानी पड़ेगी। कई बार ये कीमत बहुत ज्यादा होती है। उपभोक्ता के मुताबिक ये सब कमीशन लेने के लिए किया जाता है। ये उपभोक्ताओं के ऑब्जर्वेशंस हैं। इसमें दवा कंपनी और डॉक्टर्स दोनों को फायदा मिलता है, क्योंकि दवा कंपनियां खास मेडिसिन लिखने के लिए डॉक्टर्स को मोटा कमीशन भी देती हैं। ये पब्लिक डोमेन में है ये चर्चा, ये हम पहली बार कोई आरोप नहीं लग रहे इन पे। इसे लेकर भी सरकार को विचार करने की जरूरत है ताकि उपभोक्ताओं को राहत मिल सके। लेकिन इसी बीच ये जो पेटेंट वाला मसला है, इससे कितनी बड़ी राहत मिलेगी और क्या वाकई में जो महंगी दवाएं हैं उस पर कोई कंट्रोल हो पाएगा? इस पर बातचीत करने के लिए महेश झगड़े साहब हमारे साथ हैं, पूर्व एफडीए कमिश्नर है महाराष्ट्र के। झगड़े सर, गुड इवनिंग, बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। थैंक यू, गुड इवनिंग सर। कुछ उम्मीद की किरण लग रही है? ये काफी देर बाद ये फैसला लिया गया। पेटेंट पर तो बड़ा झोल करती हैं कंपनियां, पेटेंट को आगे बढ़ा देना। आपको मेरी आवाज आ रही है झगड़े सर? चलिए मैं अपने टीम को बोलता हूं कि थोड़ा अब आप जी, मुझे लगता है कि ऑडियो में कुछ प्रॉब्लम है, कम्युनिकेशन में। हमारी टीम ठीक कर रही है तब तक। तो आपको एक बार फिर से बताते कि क्या मसला है। देखिए, जिन दवाइयों का पेटेंट खत्म हो जाता है वो एक तरह से दवाइयां फिर जेनरिक हो जाती हैं। उस पर किसी विशेष कंपनी का, किसी खास ग्रुप का अधिकार नहीं रह जाता, तो इसलिए वो सार्वजनिक हो जाती हैं, वो एक तरह से जेनरिक हो जाती हैं। और जब वो जेनरिक हो जाती है तो सबको उस दवा को बनाने का, उसकी मैन्युफैक्चरिंग का अधिकार मिल जाता है। और इस तरह से मास लेवल पर प्रोडक्शन होने के बाद वो दवाइयां सस्ती होने लगती हैं। लेकिन कंपनियां क्या करती हैं कि जो पेटेंट खत्म हो गया होता है उसको भी मार्केट में दूसरे मैन्युफैक्चरर से उसकी मैन्युफैक्चरिंग होने के लिए लटकाती हैं, सरकारों पर दबाव बनाती हैं। और कई बार तो जैसे ही पेटेंट उसका खत्म होने वाला होता है उसमें कुछ मॉडिफिकेशन करके फिर पेटेंट को आगे बढ़ा देती हैं। और इस तरह से वो दवा कभी सस्ती हो नहीं पाती। और इनमें बहुत ज्यादा दवाइयां जो महंगी हैं, जिससे सबसे ज्यादा आदमी परेशान होता है, वो कैंसर की दवाइयां, वो किडनी की दवाइयां, वो हार्ट से रिलेटेड दवाइयां, इस तरह की दवाइयां होती हैं। तो पेटेंट का एक अपना झोल चल रहा है फार्मा कंपनियों का। लेकिन कम से कम यहां पर सरकार ये कह रही है कि जिन दवाइयों का पेटेंट खत्म हो जाएगा उनके हम दाम कम कर देंगे, 50% तक कम हो जाएंगे। और प्राइस तय करने का, रीस्ट्रक्चर करने का भी फॉर्मूला बदला गया। महेश झगड़े सर हमारे साथ हैं। सर, अब आ रही आवाज आपको? आ रही। हाँ, तो सर आपको कुछ उम्मीद लग रही है कि ये पेटेंट खत्म होने के बाद जो रीस्ट्रक्चरिंग, प्राइस रीस्ट्रक्चरिंग का फॉर्मूला सरकार कह रही है, कुछ राहत मिल पाएगी सर? दीपक, इसमें ऐसा है कि 2-3 चीजें मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें ड्रग प्राइस कंट्रोल ऑर्डर होता है, वो एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट के अंदर आता है। और ये ऐसे होता है कि नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कि पूरी दुनिया में उन्होंने बढ़ा दिया गया है कि ये पूरी दुनिया में हर एक कंट्री ने करना चाहिए। तो उसके अंदर जो 400-500 मेडिसिन आती है, उसमें से फिर वो इनकी ड्रग प्राइस कंट्रोल के अंडर वो उनकी कीमतें की जाती है। और आपने जैसे बताया कि अभी 2023 की जो लिस्ट बनेगी उसके वो जो न्यूनतम उनके जो मार्केट में ब्रांड्स है उनके ऊपर वो चलेगी। तो है, आपने दूसरा एक सवाल ऐसा वो उठाया है कि अभी जिनके पेटेंट खत्म हुए हैं उनके जो कीमतें हैं वो 50% से कम होगी। दीपक, मैं आपको और आपके माध्यम से पेशेंट्स को ये बताना चाहता हूँ कि जो पेटेंट होते हैं उसके बाद वो उसके कोई भी मैन्युफैक्चर कर सकता है। यानी जो पेटेंट जब होते हैं तो वो प्राइस खुद डिसाइड करते हैं और कोई डिसाइड नहीं कर सकता है, गवर्नमेंट नहीं डिसाइड करती है। और पेटेंट खत्म होने के बाद फिर उसके जो दूसरे कोई जो मैन्युफैक्चर बहुत कम कीमतें करती है। इसका फायदा पेशेंट को देने के लिए गवर्नमेंट ने एक अच्छा प्रावधान किया है, और वो है प्रोफेशनल कंडक्ट करके है। 2002 में उन्होंने बढ़ाया कि डॉक्टर्स सिर्फ जेनेरिक नाम से, यानी जो पेटेंट खत्म हुआ है ऐसे नाम से ही दवा लिखेंगे। अभी 2022 के भी जो 21-22 के भी जो कंडक्ट रूल आए हैं उसमें भी यही कहा गया है कि डॉक्टर सिर्फ ये करेंगे कि इसका जो जेनेरिक नाम वही करेंगे। मुझे लगता है कि पेटेंट एक अलग चीज है, लेकिन सबसे अहम बात यह है कि ये जो प्रावधान है, कानून प्रावधान है, वो अगर एनफोर्स कर दिया तो वैसे ही गवर्नमेंट के खुद का स्टेटमेंट है कि जेनेरिक की जो कीमतें होती है वो 30 से 80% कम होती है। मुझे लगता है अगर ये कम कर दिया तो भारतीय जो पेशेंट्स है उनके लिए बहुत बड़ी राहत मिलेगी। पेटेंट तो है। दूसरी चीज मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ
डॉक्टर्स जेनेरिक प्रिस्क्राइब नहीं करते हैं, लेकिन अमेरिका में यहाँ से अमेरिका का जो भी लागत खपत है जेनेरिक की 40% जो मेडिसिन से इंडिया से जाती है। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं तो अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इज थिंकिंग ओवर दिस, तो उन्होंने ये करना चाहिए कि डॉक्टर्स के ऊपर एनफोर्स करना चाहिए कि जो कानून में लिखा है कि आप जेनेरिक दवा ही प्रिस्क्राइब करेंगे, ना कि और कोई। अगर नहीं किया तो आपके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। मैंने एफडीए कमिश्नर के ये कार्रवाई शुरू की थी और उसके आसार नजर आने लगे थे। मुझे लगता है कि ये किया तो इस देश में जो 1,30,40,000 करोड़ का जो बिजनेस है, उसमें से अगर 50% भी राहत मिल गई है तो पेशेंट के पॉकेट से जो पैसा जाता है उसमें बड़ी राहत मिलेगी। ये सर प्राइस, एवरेज प्राइस टू रिटेलर जो होता है, ये तय कैसे होता है? और अभी जो सरकार कह रही है कि हम डीपीसीओ अमेंड करके हम 2023 का बता रहे हैं, पेटेंट खत्म होने के बाद नए सिरे से दाम तय कर पाएंगे, तो ये तो पहले भी था, अब इसमें नयापन इसमें क्या होगा? नहीं, वही तो मैं बता रहा हूँ कि थोड़ा सा उसमें ऐसा है कि कंफ्यूजन कम करना चाहिए। हाँ। कि जो 400-500 एसेंशियल मेडिसिन होते हैं उतने उनके ही दाम सिर्फ गवर्नमेंट तय कर सकते हैं, बाकी के नहीं। तो हमारे लिए जो ड्रग्स चाहते लगते हैं वो तो बहुत सारे होते हैं। गवर्नमेंट ने सिर्फ एक एनफोर्स करना चाहिए कि जो डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करेंगे वो जेनेरिक करेंगे। वो अगर जेनेरिक, अभी मैं आपको फिर एक कॉन्क्रीट एग्जांपल दे देता हूँ। पैरासिटामोल जो कोविड में बहुत चला, ये करके हुए पैरासिटामोल, क्रोसिन, ये सब डोलो, ये सब चला। अब ये क्या है कि ये जेनेरिक ड्रग है, यानी ऑफ पेटेंटेड है। तो उसकी कीमत 2014 में 92 पैसे पर टैबलेट थी। तो वो कंपनी जीएसके ने क्या किया कि ज्यादा पैसा बढ़ाने के लिए उन्होंने क्रोसिन एडवांस लाया। वो गलत है, उसकी कीमत 2 रुपए कर दी। तो वो ऐसी ये कंपनियां करती है और इसका गवर्नमेंट का उसके ऊपर ध्यान नहीं होता है। मैंने वो मार्केट से उनका जो स्टॉक था वो सीज कर लिया था और बाद में फिर वो उसकी कीमतें भी कम हो गई। आजकल फिर से मार्केट में वो क्रोसिन एडवांस देखने लगा है। तो मुझे लगता है कि अगर पेशेंट्स को राहत देनी है तो मुझे लगता है कि ये जो प्राइसिंग फिक्स होता है वो तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो जो एसेंशियल मेडिसिन के 400 मेडिसिन है उसमें होगा। लेकिन जो भी पेटेंट खत्म हुए हैं उसकी कंपटीशन आना चाहिए, और वो कंपटीशन में कोई भी ड्रग अगर मैन्युफैक्चर करता है तो उसकी कीमतें बहुत कम हो जाएगी। और अमेरिका में जो रिच कंट्री है वहां इतने पैमाने पर जेनेरिक ड्रग इस्तेमाल हो जाते हैं, तो इंडिया में क्यों नहीं? मुझे लगता है कि इसके ऊपर इस देश का ध्यान अभी तक गया नहीं है। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने पॉइंट रखा, और मुझे लगा कि सरकार जैसे जैसे ये पेटेंट वाली दवाओं की तरफ अपना ध्यान बढ़ा रही है, मुझे लगता है कि उसकी परिधि में ज्यादा से ज्यादा चीजें आएंगी जो इश्यूज यहाँ पर उठाए गए हैं। थैंक यू सो मच झगड़े सर, आपने वक्त निकाला हमारे दर्शकों के लिए और बड़ी महत्वपूर्ण जानकारी भी आपने रखी हमारे सामने। थैंक यू सर। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, कंज्यूमर से रिलेटेड और दवाइयों से रिलेटेड एक और खबर है। खबर यह है कि जो मल्टीविटामिन हैं, अब उनकी जो प्राइसिंग है वो भी कैप लगेगा उस पर, एनपीपीए का। आजकल इनका हर कोई किसी न किसी रूप में इस्तेमाल कर रहा है, कंपनियां भी इसी का फायदा उठाती हैं और चंद रुपए की, चंद पैसों की विटामिन जो है वो सैकड़ों में बेच दी जाती हैं। और इसीलिए दवा रेगुलेटर एनपीपीए अब इनकी कीमतों को भी रेगुलेट करने की योजना बना रहा है। देश की सेहत दुरुस्त रखने के लिए आम आदमी तक सुलभ उपचार पहुंचाना एक बड़ी शर्त है। सरकार लगातार सस्ता और सुलभ इलाज का दायरा बढ़ाने की कोशिश कर रही है। इसी कड़ी में आगे बढ़ते हुए दवाओं के रेगुलेटर नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी यानी एनपीपीए विटामिन को भी सस्ता करने की योजना पर काम कर रही है। यही नहीं, एनपीपीए दवा कंपनियों की मुनाफाखोरी रोकने के लिए इनकी कीमतों की लिमिट तय करने पर भी विचार कर रही है। कई बार डॉक्टर मर्ज समझकर मरीज को जरूरी दवाओं के साथ विटामिन की भी दवा लिख देते हैं। खासकर सर्जरी से गुजरे मरीजों, प्रेगनेंसी के दौर से गुजर रही महिलाओं, शरीर से कमजोर लोगों को डॉक्टर मल्टीविटामिन या फिर किसी विशेष विटामिन की गोलियां खाने की सलाह देते हैं। लेकिन विटामिन की दवा महंगी होने के चलते कुछ लोग इन दवाओं को नहीं खरीद पाते। लेकिन अब आने वाले दिनों में एनपीपीए कुछ ऐसे नियम कायदे लागू कर सकते हैं जिससे विटामिन से जुड़ी दवाएं सस्ती हो जाएंगी, बल्कि इनकी कीमतें एक तय लिमिट से अधिक नहीं हो सकेगी। अगर एनपीपीए का प्रस्ताव मान लिया जाता है तो विटामिन दवाओं की प्राइसिंग लिमिट लंबे दौर तक बनी रह सकती है। अब समझ लेते हैं कि कौन सा विटामिन क्यों जरूरी है।
विटामिन ए आंखों के लिए जरूरी होता है। विटामिन बी में 8 कैटेगरी हैं। इसमें सबसे अहम B12 को माना जाता है। इसकी कमी से न्यूरो संबंधी बीमारी होने के साथ साथ डिप्रेशन में जाने का खतरा होता है। विटामिन सी भी शरीर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी कमी से रोग से लड़ने की क्षमता कम हो जाती है। वहीं विटामिन डी की कमी का असर हड्डियों पर पड़ता है। फिलहाल तो सेहत को दुरुस्त रखने के लिए मल्टीविटामिन का आजकल खूब चलन है। इसके लेने से शरीर को ऊर्जा मिलती है और शरीर फिट रहता है। खासकर कोरोना के बाद लोगों में इम्यूनिटी को लेकर जागरूकता बढ़ी है। नतीजा ये रहा कि लोगों में विशेष तौर पर विटामिन सप्लीमेंट्स को लेकर रुझान बढ़ा। ऐसे में भारत में विटामिन से जुड़ी दवाओं की मांग में 30 से 40% तक की बढ़ोतरी देखी गई। एक रिपोर्ट के मुताबिक साल 2027 तक इसके कारोबार में सालाना 8% की दर से बढ़ोतरी की उम्मीद जताई गई है। एक आंकड़े के मुताबिक विटामिन मिनरल सप्लीमेंट में मल्टीविटामिन का 22% की हिस्सेदारी है। साथ ही भारत में इसका कारोबार 19,000 करोड़ रुपए का है। ऐसे में सरकार अगर विटामिन की दवाओं को सस्ता करती है तो इससे न केवल आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी बल्कि सरकार की ये पहल हेल्दी इंडिया के सपने को भी साकार करने का काम करेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अप्रैल महीने में रिटेल महंगाई पर बड़ी राहत मिली है। अप्रैल में खुदरा महंगाई दर घटकर 4.70% पर पहुंच गई है। 4.70, जो मार्च में 5.66% थी। ये लगातार तीसरा महीना है जब महंगाई दर में कमी आई है। खास बात यह है कि अप्रैल में रिटेल महंगाई दर 18 महीने के सबसे निचले स्तर पर है। इस दौरान खाद्य वस्तुओं की महंगाई दर में भी गिरावट आई है। खाद्य महंगाई दर 4% नीचे यानी कि 3.84% रही। अप्रैल में कोर महंगाई दर भी गिरावट देखने को मिली है और ये मंथली आधार पर अगर आप देखें तो 5.8% से घटकर 5.2% पर आ गई है। MSCI इंडेक्स में कड़े और कई बड़े बदलावों का ऐलान हुआ है। इसके बाद शेयरों में भी भरपूर एक्शन रहा। किन शेयरों को जगह मिली है, कौन बाहर हो गया, किसका वजन बढ़ा है और किसके वेट में हुई कटौती, ये सब बताने के लिए मेरे साथ हैं नुपुर। MSCI ने जो अपने बदलाव किए उसका अनाउंसमेंट अब आ चुका है। जो एडजस्टमेंट होगा वो 31 मई से एडजस्ट किए जाएंगे। कुछ स्टॉक्स है जिसे MSCI के इंडेक्स में लाया गया है और कुछ स्टॉक्स को बाहर किया गया है। तो इंक्लूजन के साथ स्टार्ट करें तो मैक्स हेल्थ के, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स और सोना BLW वाले शेयर, ये तीनों शेयर है जिन्हें MSCI इंडेक्स में अंदर लाया गया है। इनमें अगर आप देखेंगे तो इनफ्लो आने की पूरी उम्मीद है। मैक्स हेल्थ केयर में करीबन 2400 करोड़ तक का इनफ्लो आ सकता है। HL में 1600 करोड़ का और सोना BLW में देखें तो 1400 से 1500 करोड़ तक का इनफ्लो एक्सपेक्टेड है। बाहर जाने वाली लिस्ट में अदानी ट्रांसमिशन, अदानी टोटल गैस और इंडस टावर के ये तीनों स्टॉक्स है जो MSCI के इंडेक्स से बाहर हो जाएंगे और यहाँ पे आप 700 से 1700 करोड़ तक का आउटफ्लो देख पाएंगे इन तीनों के तीनों स्टॉक्स में। कुछ बहुत सारे स्टॉक्स है जहाँ पे MSCI ने अपने वेटेज को बढ़ाया है और दूसरी तरफ कुछ स्टॉक्स है जहाँ पे वेटेज कम भी किया गया है। बढ़ाने वाली लिस्ट में सबसे ऊपर है कोटक बैंक जहाँ पे 6500 करोड़ तक का आप इनफ्लो देख पाएंगे क्योंकि यहाँ पे वेटेज बढ़ाया गया है। मारुति में भी देखें तो 700 करोड़ तक का इनफ्लो आ सकता है वेटेज बढ़ने के चलते और ONGC अल्ट्राटेक सीमेंट में करीबन 600 करोड़ तक का इनफ्लो आ पाएगा। इंटरग्लोब एविएशन और जोमेटो भी इंटरेस्टिंग है क्योंकि यहाँ पर भी 500 से 550 करोड़ तक का इनफ्लो MSCI में वेटेज के बदलाव के चक्कर चलते आ सकता है। इसके अलावा NTPC, पावर ग्रिड, सीमेंस, M&M, SBI कार्ड, सिप्ला, TCS, अमरदन मदरसन सुमी और यस बैंक कुछ स्टॉक्स है जहां पर MSCI ने अपना वेटेज बढ़ाया है। दूसरी तरफ कहां पे वेटेज कम किया है उसकी भी लिस्ट मैं आपको बता देती हूँ। सबसे ऊपर है रिलायंस इंडस्ट्रीज जहाँ पे 1300 करोड़ तक का आउटफ्लो आप देख पाएंगे। इन्फोसिस की बात करें तो 1100 करोड़। ICICI बैंक, JSW स्टील, HDFC और TCS के भी कुछ काउंटर है जहाँ पे 500 से 750 करोड़ तक का आउटफ्लो एक्सपेक्टेड है। इसके अलावा हिंडाल्को, टेक महिंद्रा, DV स्लैब, डॉक्टर रेड्डीज, HUL, श्री सीमेंट, एक्सिस बैंक, BPCL, बजाज फाइनेंस, HPCL, एम्फोसिस और एवेन्यू सुपरमार्ट कुछ काउंटर्स है जहाँ वेटेज MSCI ने कम किया। ये सारे के सारे बदलाव 31 मई से एडजस्ट हो जाएंगे तो ये सारे के सारे स्टॉक्स कुछ दिनों तक फोकस में रहने वाले हैं। ONDC के चलते जोमेटो काफी सुर्खियों में है। क्या ONDC से वाकई में जोमेटो के कारोबार पर असर पड़ रहा है? इस पर एक अहम बयान भी आया है और इस पर और भी डिटेल के साथ जुड़ रहे हैं अरमान नाहर।
देखिए जोमेटो पे आपको रखना है फोकस। अब क्यों रखना है फोकस? क्योंकि अगर आप देखेंगे कुछ समय से जो ओएनडीसी के साथ जो है वहां पर जो खबरें आती हुई दिख रही हैं, उस पर कई सारे सवाल हैं, उस पर आपको दिखेंगे जवाब आते हुए दिखे हैं। जवाब क्या है? सबसे बड़ा जो जवाब था वो ये था कि क्या ओएनडीसी जोमेटो, स्विगी या अमेजोन जैसी जो कंपनियां हैं इनके कारोबार को खत्म कर देगा। उस पर अगर आप देखें तो डीपीआईआईटी सेक्रेटरी या फिर ओएनडीसी के जो सीईओ है उनके जो कमेंट्स है वो आते हुए दिखे हैं। उन्होंने ये कहा है कि ओएनडीसी का मकसद किसी के भी बिजनेस को खत्म करना नहीं है। उनका ये मकसद है कि ई कॉमर्स जो कारोबार है वहां पर जो भी मोनोपोली है उसे खत्म किया जाए, और सरकार की पॉलिसी ये है कि सभी बिजनेस को स्पर्धा करने के लिए जो है लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो मिलती हुई दिखे। दूसरा जो सवाल सबसे बड़ा यह था कि क्या ओएनडीसी को सरकार से फंडिंग मिलती हुई दिखी है, तो वहां पर भी क्लैरिफिकेशन ये आया है कि ओएनडीसी के नेटवर्क को चलाने के लिए अभी तक किसी भी सरकारी मदद पर की दरकार नहीं है और अभी तक कोई मदद नहीं मिली है। और स्टार्टिंग की अगर आप बात करें, स्टार्टिंग से लगभग 180 करोड़ जो है वो 19 बैंक्स और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस उन्होंने जो है फंडिंग करी थी, उससे ही जो है यहाँ पर यूज किया जा रहा है। और तीसरा और आखिरी सवाल ये था कि क्या ओएनडीसी जो है ये भी इंसेंटिव जो दे रही है क्या वो हमेशा लगातार देती रहेगी? वहां पर भी क्लैरिफिकेशन ये आता हुआ दिखा है कि ओएनडीसी ये जो इंसेंटिव्स दे रही है कुछ समय के लिए कस्टमर्स को ऑन बोर्ड लाने के लिए जो इंसेंटिव दिए जा रहे हैं, हमेशा के लिए इंसेंटिव्स रेगुलरली नहीं दिए जाएंगे। तो ओवरऑल ये जो सारे बड़े सवाल थे वहां पर आपको क्लैरिफिकेशन आता हुआ दिखा है और इसके चलते आपको जोमेटो फोकस में दिख रहा है। शानदार रिकवरी के साथ बाजार ऊपरी स्तरों के पास आज बंद हुए। कारोबार के अंत में निफ्टी 18 अंक चढ़कर 18,315 के लेवल पर बंद हुआ। वहीं सेंसेक्स करीब 125 अंक बढ़कर 62,000 के पार क्लोज हुआ। बैंक निफ्टी भी 318 अंक बढ़कर 43,793 के स्तर पर बंद हुआ।